अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स के साथ हाजिर खिदमत है। कुछ सियासी बातें भी हैं, कुछ अदालती बातें भी हैं, तफसीली गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहला जो सियासी गुफ्तगू है और अदालती भी साथ है, NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन। ये वो हल्का है जिसमें एजाज चौधरी बड़ी थोड़ी सी लीड और मार्जिन से इलेक्शन हारे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा अच्छा वोट बैंक यहाँ रखती है। और अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अगर कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत वोट दे दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत सकती है। लेकिन सवाल है अगर उम्मीदवार उनका मैदान में रहेगा, नालायकी है, नाअहली है, मामले को सही तरीके से देखा नहीं, आपके सामने है कि प्रपोज़र और सेकेंडर के हवाले से आप जो मर्ज़ी आप कहते रहें। आज अपील की समाअत हुई दोनों, जमशेद चीमा और मुसरत चीमा के हवाले से, और इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है जैसे शायद जमील पर मुश्तमिल था और तजवीज़ कुनंदा का ताल्लुक भी उन्होंने जो बहस करते हुए बताया कि NA 133 से है। कंप्यूटराइज वोटर लिस्ट में भी तजवीज़ कुनंदा का नाम मौजूद है और रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी की जो ना जी नॉमिनेशन पेपर मुस्तरद करते हुए, रिजेक्ट करते हुए कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट भी माजी में ऐसे केसेस में इलेक्शन लेने की इजाज़त दे चुकी है। दरख्वास्त के साथ सारे सबूत लगा दिए हैं। तजवीज़ कुनंदा का हल्का भी 133 है और तजवीज़ कुनंदा का माजी में वोट किस जगह था, जैसे शायद जमील के ये रिमार्क्स थे। मैं 2018 में हल्का एक ही था, इसके बाद तब्दील हुए हैं। आपके क्लाइंट कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रहे थे तो तसल्ली से चेक करके दस्तखत करते, ये रिमार्क्स थे अदालत के। आपने वोटर लिस्ट से तजवीज़ कुनंदा का वोट और एड्रेस वेरीफाई किया, जैसे शायद जमील का इस्तफसार है, ये पूछा है उनसे और उन्होंने इसका जवाब दिया कि हमने मैसेज के ज़रिए अपना वोट वेरीफाई किया। उस मैसेज के ज़रिए जब वोट वेरीफाई करते हैं सिर्फ ये आता है कि आपका वोट रजिस्टर्ड है। किस में है? आपने स्क्रूटी से पहले रिटर्निंग ऑफिसर को कोई दरख्वास्त दी, जैसे शायद जमील का, जिस बात पर मीडिया पर आई तो हमें पता चला कि हमने दरख्वास्त दी थी। आप मानते हैं कि कागजात नामजदगी में गलती हुई आपसे है? अपीलेट ट्राइब्यूनल ने जो रिमार्क्स दिए, नहीं हमसे कोई गलती नहीं हुई है, ये उनका कहना है। हमारा जेन्युइन केस है और गलती इलेक्शन कमीशन की है, हमारी नहीं। और इलेक्शन जो अपीलेट ट्राइब्यूनल इलेक्शन का अपील है ना, अपील में नोटिस जारी करना था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन और एतराज़ कुनंदान जो ऑब्जेक्शन जिन्होंने फ़ाइल की थी जो है ना शाइस्ता मलिक साहबा की तरफ से, और उनकी तरफ से अब कल जो है वो पेश होंगे वकील और वो आके अदालत की मुआवनत करेंगे। 9 तक ये फैसले अपीलें डिसाइड करनी होती है इलेक्शन स्केजुअल के मुताबिक। हम चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये बड़ा अहम इशू है। हाँ, ये मैं बताता चलूँ आपको कि चेयरमैन नैब आगे क्या हो रहा है और नैब में क्या कुछ होने जा रहा है, आगे क्या तैयारियां चल रही हैं, सियासी गुफ्तगू भी करनी है। उसके ऊपर मैंने 2 इश्यूज़ पे गुफ्तगू होनी है कि इमरान ख़ान ने जो रिसेंट जो काम किया है और उनका नुकसान से क्या कुछ हो सकता है, ये भी मैं उसमें गुफ्तगू करूँगा। और याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्ज़िम उस्मान बट की अबूरी ज़मानत, ये इंटरम ज़मानत की बात हो रही है। 5 लाख के मुचलके जमा कराने का दिया। FIA को 10 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने की हदायत दी है। 96 कनाल की 3 कमर्शियल जायदादें ख़रीदी और उस्मान बट 2 जायदादों की मनी ट्रेली देने में नाकाम रहा है। और फ़रोख्त करने जो जायदादें 3 लाख की ज़ाहिर की, वो मुल्ज़िम ने 3 करोड़ की ख़रीदी हैं। ये हमारे यहाँ ये ऐसा अमूमन होता है। उस्मान बट खेलों की मसनूआत के बड़े एक्सपोर्टर हैं, ये वकील ने अदालत को बताया। 1.5 अरब रुपये सेल टैक्स देने वाला 3 करोड़ रुपया क्यों छुपाएगा? जायदादें फ़रोख्त करने वाला मुल्ज़िम आरिफ मुल्ज़िम का फ्रंट मैन है, ये प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया। बैंक दस्तावेज़ात से तस्दीक करेंगे मुल्ज़िमान जायदादन के काबिल भी है या नहीं है, जैसे सरदार तारक मसूद ने 10 दिन के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। और नया FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। फिर एक बड़ा अहम इशू है आपके सामने मैं लिया, मैंने कल जो जिक्र किया था, आज डिवीज़न बेंच के सामने डेंगू की रोकथाम और उसके तदारुक के लिए इक़दाम ना करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत हुई है। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर के सामने हैं। और 2 इश्यूज़ मैंने अदालत के सामने रखे कि ये
बड़ी क्लैरिटी के साथ बताना चलूँ कि डेंगू की रोकथाम के लिए अदालतें ही पहले सामने आई हैं। शहबाज शरीफ तो हीरो बनने की कोशिश, शहबाज शरीफ का कोई किरदार नहीं है डेंगू के हवाले से, याद रखिएगा। वो ठीक है बूट शूट पहन के आगे आ जाना, ये हमने रिटें दायर की थी, रिटों में कहा मैकेनिज़्म बनाया, रेगुलेटरी मैकेनिज़्म बनाने का। जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे उस वक्त, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ उन्होंने यहाँ काम किया। जुडिशल एक्टिविज़म इसलिए बार बार कह रहा हूँ मुल्क के लिए ज़रूरी है, ये गवर्नमेंट का इशू नहीं है। गवर्नमेंट तो आपके सामने नालायक गवर्नमेंट है इस वक्त। गुड गवर्नेंस में पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि उस्मान बुज़ार का जो हाल है, आप अंदाज़ा लगाएं। अदालत के सामने मैंने रखा कि इन्होंने नाकस जो है ना, जो स्प्रे है वो पहले तो ख़रीदा नहीं है, लेट करके अब जो टेंडर दिया तो टेंडर नॉर्मल टेंडर दे दिया 120 या 130 दिनों में या 70 दिनों के बाद ये आना है। और एमरजेंसी टेंडर की प्रोविजन नहीं लगाई, जो एक चीज़ 100 रुपये की है वो 10,000 की ख़रीद रहे हैं। और ये सारी चीज़ें अदालत के सामने। एक तो मैकेनिज़्म ये है, ये प्रिकॉशनरी डेंगू वायरस को रोकने के हवाले से। दूसरा ये है, अब मेरे साथ डॉक्टर सलमान काज़मी भी अदालत में मौजूद थे, उन्होंने अस्पतालों की पोजीशन बताई कि एमरजेंसी भर चुकी हैं, यहाँ पर कोई इलाज के हवाले से नहीं है। हेल्थ का निज़ाम मैकेनिज़्म पंजाब में तकरीबन फेल हो चुका है, यहाँ बहुत बुरी तरह से पिट चुका है यहाँ। और मुझे ही बड़े लोगों ने रब्ता किया उनके लिए, मैंने बड़े लोगों को कहा कि डेंगू के वार्ड मिल जाएँ। यहाँ प्लेलेट्स के हवाले से मैं पहले बता चुका हूँ कि उनकी जो प्लेलेट्स की जो किट्स की कीमत है वो आम बंदे से बाहर है। और यहाँ स्प्रे के कॉन्टेक्स्ट में अगर करना है कोशिश तो क्या कुछ हो सकती है, आप ये समझ सकते हैं। यहाँ ये बड़ा अहम इशू है जो मैंने उठाया है। अदालत ने इस पर जो सरकारी अफसरों को कहा है कि इंस्ट्रक्शन लेकर आएँ और अगले हफ्ते के लिए समाअत मुल्की है। मुतलका जो बंदा जो सारे डेंगू को देख रहा है वो आकर बताए क्या कुछ किए हैं, अस्पतालों में क्या हालात हैं। मैंने वाज़े तौर पर कहा कि आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 की इन्फोर्समेंट है, राइट टू लाइफ की बातें हैं ये सारी। चलते हैं आगे और बात करते हैं। उसमें सबसे अहम इशू है, बैकग्राउंड पे सिर्फ ज़्यादा नहीं मैं चला रहा, सिर्फ एक ही मैं चला रहा हूँ, इंट्रा कोर्ट अपील। ये बड़ा अहम इशू है, याद रखिएगा, बहुत अहम इशू है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर से पेट्रोलियम की कीमतों को मैंने चैलेंज किया हुआ और मैं बार बार कीमतें देखें। पहला तो बात है मैकेनिज़्म, मैं समझना चाह रहा हूँ। पहले होता था ऑयल एडवाइज़री एक कमेटी होती थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस तरह कर सकती हैं, मामला ओगरा के पास है नहीं, ओगरा कुछ करती नहीं है, ओगरा प्राइस फिक्सेशन के हवाले से है नहीं है। आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ये प्लेट से होता है। मैंने कहा जी सऊदी अरामको से, ये बात भी आ गई। मैंने कहा जी रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी कोई नहीं है यहाँ पर। नेपरा जब बिजली की कीमतें फिक्स करती है वो स्टेक होल्डर सबको बुलाती है, ये एक पहला इशू है। दूसरा इशू बड़ा अहम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में 70% तक सेल टैक्स चला गया था, तो सेल टैक्स 17% तक लेना था। 70% तक सेल टैक्स कैसे ले सकते हैं आप? और ये मैंने अदालत के सामने रखा सवाल। अब की गवर्नमेंट ने आकर 17% से भी नीचे ले आई है। उस वक्त इसहाकडार कहते थे बजट का डेफिसिट पूरा करना है, तेल की कीमतें ज़्यादा हैं। अब तो हम आवाम बेवकूफ़ बन रही है ना कि तेल की कीमतें इन्होंने बढ़ा दी है। ये तारीखी बात है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या बाकी दौर में जो तेल की कीमतें बढ़ती रही हैं, सबसे ज़्यादा तबाही जो की है ना तेल की कीमतों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में, मैं गवाह हूँ इस बात का। और जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की इंट्रा कोर्ट अपील अदालत के सामने, अदालत ने मामला बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी के साथ सामने रख दिया। अटॉर्नी जनरल को 27 का नोटिस जारी कर दिया है और वो कहा है वो रिकॉर्ड लेकर आए। तीसरा साथ वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से कि जो एक फ़िक्स कीमत लगाई जा रही है वो किस बुनियाद पे लगाई जा रही है, उस पर भी अदालत ने कहा है कि वो भी आइंदा तारीख पर जो है ना ये अदालत के सामने मवाद रखे ताकि अदालत को पता चल सके कि तेल की कीमतें लगाने का मैकेनिज़्म क्या है। बहुत अहम इशू है। अदालत ने अब नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। आगे चलते खादिम अपना साद रिजवी की नज़रबंदी के हवाले से वो दरख्वास्त वापस ले ली। उन्होंने कहा जी गैर मुअस्सर हो गई है। गैर मुअस्सर क्या, एक्सटेंशन आगे नहीं हुई है डिटेंशन के हवाले से। और अदालत ने इसके दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से दलाइल मांगे थे और वापस लेने की बुनियाद पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी है। जस्टिस अमीर भट्टी चीफ जस्टिस और जस्टिस तारिक सलीम शेख, दो रुकनी बेंच ने ये सारा मामला देखा था। आगे एक और बड़ा अहम इशू है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के नाम के कोरोना वैक्सीन कराने की बोगस एंट्री का मामला है। मुलजिम आदिल रफ़ीक और अबुल हसन की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर होगी, अवेलेबल हो, यानी वो बड़े ऐसे ऑफेंस लगाए हैं कि उसमें ज़मानत बड़े आराम से हो जाती है। और 50,000 हज़ार के मुचलके जमा कराने के सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन राजा मोहम्मद अरशद ने ज़मानत मंजूर की। थाना गुजरपुरा ने मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा था और मुलज़मान ने मियां नवाज शरीफ के नाम पर रिश्वत की वैक्सीन लगवाने की जाली एंट्री की थी प्रोसिक्यूटर ने। यानी ये मजाक नहीं बनाया इन लोगों ने, जिस किसी ने भी ये किया है उनको उल्टा लटका देना चाहिए। जग हसाई हुई है,
नवाज तो वैसे ही मुल्क से बाहर है, उनकी मिसेज़ के नाम पे ये सारा हुआ। ये सोचना है और इन लोगों को सख्ती से ये मामला जो है ना उठाना चाहिए। और सरकारी टीवी पर मुझे भी दोस्तों ने कहा कि ये शुएब अख्तर और जो तस्हीक का मामले वो उठाया जाए। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक मैं एग्जेक्टिव तौर पर कोशिश कर रहा हूँ, मैं PTV को कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ और बहुत जल्दी आपके सामने मैं चीज़ें लेकर आऊँगी। और ये हाई कोर्ट मामला लेकर गए कि आला सतह की इंक्वायरी कराने की दरख्वास्त की समाअत है, ये वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त जो है ना वो निपटा दी है। शहरी आफ्ताब अहमद खान ने दरख्वास्त दायर की थी, जस्टिस शाहिद, उन्होंने इसकी मेंटेनेबिलिटी में पूछा कि अदालत इसमें इंटरफियर कहाँ कर सकती है। और इंक्वायरी कमेटी अपने आप काम कर रही है, वो सारे मामले को देख रही है। और कौमी स्टार शुएब अख्तर के साथ सरकारी TV पर आपको पता है नौमान ने तज़हीक अमेज़ रवैया जो इख्तियार किया था और प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा गया जो पाकिस्तान की जग हसाई हुई है, ये उन्होंने कहा है। आगे आखिरी प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना हो जाए, कम उम्र बच्चों से भट्टों पर ज़बरदस्ती मुशक्क़त कराने का मामला है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तफसीली रिपोर्ट जमा करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस अतर मिनल्ला, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही है। अदालती मुआवन जो है वो अदालत में पेश हुए। लेबर डिपार्टमेंट का गैर फाल होने से मज़दूरों के हालात बहुत ख़राब है। 4 अफराद पर मुश्तकिल लेबर डिपार्टमेंट 4000 से ज़ायद रजिस्टर्ड अफराद की इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। लेबर डिपार्टमेंट के सर्विस रूल्स का मुसावदा कई साल से सेक्रेटरी दाखिला के दफ्तर में पड़ा हुआ है और इस्लामाबाद लेबर डिपार्टमेंट ने 4 कवानीन का मुसावदात सेक्रेटरी दाखिला को जमा कराया मगर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा दें इसमें इमरान खान क्या करें या बाकी क्या करें, ये हाल है हमारे यहाँ। हमने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और आज इस्लामाबाद की हद तक कोई मज़दूर जबरी मुशक्क़त नहीं कर रहा। ये अदालती मुआवन अदालत को यानी ये स्टेट काउंसिल ने जो है ना ये बताया चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद रिपोर्ट जमा करवा सकते हैं या कोई और कि कोई मज़दूर जबरी मुशक्क़त नहीं कर रहा है। आज तक ये रिपोर्ट जमा करा सकते हैं मगर कल कोई और केस आ जाए तो फिर मुमकिन नहीं है। ये स्टेट काउंसिल ने आप यंग वकला की वजह से इस्लामाबाद में किसी मज़दूर से ज़बरदस्ती मुशक्क़त नहीं ली जा रही है। ज़बरदस्ती मुशक्क़त के केस तो उन्होंने कहा जी ख़त्म हो गया लेकिन पाकिस्तान पूरे में मौजूद है। दिसंबर में ये समाअत अदालत ने मुलतवी कर दी है। और चले आखिर में एक और बड़ा अहम इशू है, वो आपको पता है बिलाल सईद और सबा कमर के ख़िलाफ़ मस्जिद वज़ीर खान में आपको पता है गाने की अक्सबंदी के हवाले से केस की समाअत हुई और वीडियो शवाहिद फराहम करने का हुक्म दे दिया मुलजमान को। जो वीडियो शवाहिद सारे आए हैं और सबा कमर जो है वो पेश नहीं हुए कि मुमकिन तौर पर उन्हें डेंगू का ख़तरा है और डेंगू के मर्ज़ से मुब्तला है। हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दी है, वो हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली अदालत ने। गुलकार जो है ना जी बिलाल सईद वो अदालत में पेश हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट जवेरिया मुनीर भट्टी ने केस की समाअत की। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।